जय साथियों, स्वागत है आप सभी का रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कैसी चली आप लोग की तैयारी? देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर थर्ड है, तो इससे पहले दो लेक्चर हो चुकी हैं आपकी जीएस की। चैनल पर जीएस की दो लेक्चर लगभग हो चुकी हैं और आज हम लोग चैप्टर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स और जितने भी लगभग सभी इन 10 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैंने सबको इंक्लूड करने की कोशिश की है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने के वेटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक, चलिए माता सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल हुआ? वो कौन सा सन था जिसमें सत्रिया नृत्य शामिल हुआ शास्त्रीय नृत्य में? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बताइए? कितने हैं? 8। आठवां कौन सा है? शास्त्रीय। यानी कि सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? सत्रिया नृत्य। और ये कब शामिल हुआ था भैया? ये कब शामिल हुआ था? सन 2002 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ था। ठीक, सन 2002 में ये शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ। बताइए, शंकर देव, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिया और जतिन गोस्वामी, ये जितने भी कलाकार हैं इनका संबंध किस नृत्य से है? ये जितने भी कलाकार हैं इन सबका संबंध किससे है? सत्रिया नृत्य से है। किससे है भैया? सत्रिया नृत्य से इनका संबंध है। बताइए, असम के लोक नृत्य, असम के जो जरूरी लोक नृत्य है उनका नाम बताइए, फटाक से आंसर दीजिए। असम के जो लोक नृत्य है वो कौन से हैं? ओजापल्ली, कानोई, बिहू, बगरुम्बा। ये तो हो गए इतने चार। और आगे जब मैं क्लासेस आपकी लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि असम के कौन कौन से और लोक नृत्य हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा होने वाली है तो थोड़े थोड़े करके हम लोग चलेंगे। ठीक, कथकली और मार्गकली ये दोनों कहाँ पर होते हैं? ये दोनों होते हैं आपके केरल में। कथकली और मार्गकली कहाँ का लोक नृत्य है भैया? केरल का है। जवारा और मटकी कहाँ के हैं? ये है आपका एमपी अर्थात मध्य प्रदेश का है। यक्षगान और सुग्गी कहाँ के नृत्य हैं? आपके कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। बताइए, ढोल गर्जन का नृत्य किसे कहते हैं? ढोल गर्जन का नृत्य हम लोग किसे कहते हैं? तो जो ढोल गर्जन का नृत्य है, उस कौन से नृत्य को कहते हैं ढोल गर्जन का नृत्य? भैया पुंग चोलम। पुंग चोलम एक डांस है, उसे हम लोग कहते हैं ढोल गर्जन का नृत्य। कमेंट में बताइए, पुंग चोलम जो डांस है वो कहाँ पे किया जाता है? अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान एक कलाकार है, उनका संबंध इन चार ऑप्शन में से कौन से यंत्र से बताइए? किसके वादक है भैया? सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक है। चलिए आगे इनके ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, अयान अली खान और अमान अली खान, इन दोनों का संबंध किससे है? इनका भी संबंध किससे है? सरोद से है। और बता दें कि ये अमजद अली खान के दोनों बेटे हैं। अयान अली और अमान अली किसके बेटे हैं? अमजद अली खान के। और इनको सरोद सम्राट भी कहा जाता है। अमजद अली खान को क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट। सरोद सम्राट किसे कहते हैं? अमजद अली खान को। अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह और सखावत हुसैन का संबंध किससे है? बताइए, किस वाद्य यंत्र से इन सबका संबंध है? इनका संबंध किससे है आपका? हारमोनियम से। किससे है? हारमोनियम से। हारमोनियम यंत्र से किसका संबंध है? इन सब का। अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह और शेखावत हुसैन का संबंध किससे है? हारमोनियम से। डॉक्टर एन राजन और बीजी जोग, डॉक्टर एन राजन और बीजी जोग का संबंध किससे है? बताएंगे आप लोग? किससे है? वायलिन से है। किससे है? वायलिन। वायलिन एक वाद्य यंत्र है, इसका संबंध किससे है? डॉक्टर बीजी जोग और डॉक्टर एन राजन। नहीं, डॉक्टर एन राजन और बीजी जोग। बताइए, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा और वर्षा अग्रवाल का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से इन तीनों का संबंध है? बताइए, इनका संबंध है किससे भैया? संतूर। संतूर वादक है ये तीनों लोग। कौन? भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा और वर्षा अग्रवाल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। साध सुख महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? साध सुख महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए?
साद सूक महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। मेघालय, मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी कमेंट में बताइए, और वहाँ के सीएम कौन है वर्तमान? बताइए। पट्टचित्र शैली और सौरा कला कहाँ का मतलब चित्रकला है? पट्टचित्र शैली और सौरा कला कहाँ का चित्रकला है बताइए? ये कहाँ का है आपका? उड़ीसा। उड़ीसा का है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी कमेंट में बताइए। वारली पेंटिंग कहाँ की कला है? कहाँ की है? महाराष्ट्र की। पिथौरा कला कहाँ की है? गुजरात की। कहाँ की है कला ये? गुजरात की। मधुबनी और मिथिला कला कहाँ की कला है? बिहार की। बिहार की कला है मधुबनी और मिथिला कला। कलमकारी कला बताइए, कलमकारी कला कहाँ की कला है? जो कलमकारी कला है वो कहाँ की कला है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है आपका कलमकारी कला। कालमेजेतु कला कहाँ का है? केरल की। केरल की ये चित्रकारी है कालमेजेतु कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एशियाई गेम्स किस वर्ष आयोजित हुआ? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। पहला जो एशियन गेम्स है वो किस वर्ष आयोजित हुआ बताइए? किस वर्ष आयोजित हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। देखिए, पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो 1951 में हुआ था। और ये कहाँ पर आयोजित हुए थे पहले एशियन गेम्स? आपके नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें जो प्रथम जो स्थान पर आया था वो कौन था? प्रथम जो स्थान पर आया था वो जापान था। और इसमें जो सेकंड स्थान पर जो आया था वो कौन था? वो आपका भारत देश था। में 51 पदक थे। 51 पदक इसने इस एशियन प्रथम एशियन गेम्स में जीते थे, ठीक। और इसमें कितने गोल्ड थे? इसमें 15 गोल्ड थे। 15 गोल्ड। ये बताइए, जो प्रथम जो एशियन गेम्स था, जो प्रथम एशियन गेम्स में प्रथम एशियन गेम्स में मतलब पहला जो पदक था वो किसने लिया था? पहला जो पदक था वो किसने लिया था? वो किसने लिया था? सचिन नाग। किसने? सचिन नाग ने। सचिन नाग कौन से फॉर्मेट में खेलते हैं? ये एक तैराक हैं। कौन से हैं ये? तैराक हैं। क्या है? एक तैराक हैं। दूसरा एशियन गेम्स कब हुआ था बताइए? दूसरा एशियन गेम्स कब हुआ था? दूसरा एशियन गेम्स कब हुआ था? दूसरा एशियन गेम्स आपका हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था आपका दूसरा जो एशियन गेम्स था। नहीं नहीं, 1956 नहीं होगा, 1954 होगा। 1954 होगा। ये बताइए, भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कब हुआ था? पहला तो अब पहला एशियन गेम्स में हुआ था, लेकिन 1982 में आपका दूसरा एशियन गेम्स जो भारत में आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे, पहले एशियन गेम्स में भारत के जो प्रथम जो पदक लाने वाले थे वो कौन से? सचिन नाग, जो एक तैराक थे, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं। सनी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? सनी डेज जो एक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? सनी डेज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर के द्वारा। किसके द्वारा? सुनील गावस्कर। कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और आगे भी आएंगी, बहुत ज्यादा बुक्स हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं लेके चल रहा हूँ। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल। किसकी है? साइना नेहवाल की पुस्तक। बताइए, अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? भारत की मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम की पुस्तक क्या है? अनब्रेकेबल। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी पुस्तक है? दिलीप बताइए किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। और 281 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? बीबीएस लक्ष्मण की है। बीबीएस लक्ष्मण। ये बताइए, सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी? सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी किसकी पुस्तक है? भारत के वर्तमान जो जो मतलब भारत बीसीसीआई के जो हेड है, सौरभ गांगुली।
कौन है? सौरभ गांगुली। वीवीएस लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुमायूंनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बताइए? हुमायूंनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूंनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। उनकी एक बेटी थी, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक, बताइए तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? ये लिखी गई है आपकी जियाउद्दीन बरनी द्वारा। जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है तारीख ए फिरोज शाही। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तबकात ए नासिरी आपकी लिखी गई है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है तबकात ए नासिरी। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर के द्वारा लिखी गई है। बताइए जहांगीरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? जहांगीर के द्वारा। और कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? एक लेखक थे खोदमीर, क्या नाम था उसका? खोदमीर, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है ये। क्या नाम है उनका? खोदमीर। क्या? खोदमीर। दे सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चित्रकारी को प्रतिबंध किस शासक ने किया था? मुगल काल या फिर इतिहास काल में चित्रकारी को बैन करने वाला शासक का नाम बताइए। कौन था भैया चित्रकारी को बैन करने वाला? वो था आपका औरंगजेब। चित्रकारी, भित्ति कला और जितने भी पर्दा और कब्र पर जाकर के फतवा पढ़ना, इन सबको बैन किसने किया था? आपका औरंगजेब ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन को देते हैं। मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत के बिस्मार्क भी कहा जाता है और मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष भी थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिख लीजिएगा आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे आपके सबसे कम उम्र कांग्रेस अध्यक्ष। प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान संघ समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो थे संविधान संघ समिति के अध्यक्ष। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष का नाम बताइए। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, वो कौन थे आपके? एच.सी. मुखर्जी। यूपीएसआई में जो क्वेश्चन पूछता है इतने ही डीप जाएगा आपसे जीएस में, इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकता उसमें, और सीजीएल लेवल के पेपर्स भी इससे कवर हो जाएंगे आप। चाहिए दो सिद्धि का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? दो सिद्धि का जो संरक्षण वो किस अनुच्छेद में निहित है बताइए। दो सिद्धि का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में निहित है? वो है आपका किसमें? अनुच्छेद 20 में। किसमें? अनुच्छेद 20 में। आपका जो मतलब पुलिस प्रोसीजर में एक प्रोसीजर होता है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो आप तब तक दोषी नहीं साबित हो सकते। ठीक, तो ये कोर्ट का एक मतलब नियम होता है आपको अरेस्ट किए जाने पर। अनुच्छेद 19 में बताइए क्या है? अनुच्छेद 19 में क्या है आपकी? राइट टू एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ए में बताइए क्या है? अनुच्छेद 19 ए में क्या है? में बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता किसमें है?
अनुच्छेद 19 ए में है। 19 बी में बताइए क्या है। अनुच्छेद 19 जो बी है उसमें क्या है, उसमें है आपका शांतिपूर्ण सभा, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, जो किसमें है आपका 19 बी में है। अनुच्छेद 19 सी में क्या है, अनुच्छेद 19 सी में आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है 19 सी में है। 19 डी में क्या है, 19 डी में क्या है, 19 डी में आपका आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। 19 ई में क्या है, 19 ई में बताइए क्या है। 19 ई में आपका भारत के किसी भी इलाके में बसने की स्वतंत्रता है, क्या है, बसने की स्वतंत्रता किसमें है, 19 ई मतलब ई में है। 19 जी में बताइए क्या है, 19 जी में क्या है, 19 जी में भारत के किसी भी कोने में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है किसमें है, 19 जी में, 19 जी में। तो ले सकते हैं आप लोग स्क्रीन शॉट यहाँ से। 19 जी में क्या है आपका, भारत के किसी भी राज्य में या फिर किसी भी कोने में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। लोक नियोजन के अवसर किस अनुच्छेद में निहित है, बताइए भैया, लोक नियोजन के अवसर किस अनुच्छेद में निहित है। लोक नियोजन के अवसर किसमें है, अनुच्छेद 16 में, किसमें, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 12 में क्या है, आगे आएगा, राज्य की परिभाषा है किसमें, अनुच्छेद 12 में। देखिए अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में क्या है, मतलब जब आपको मतलब गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, मतलब आपकी जब गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा होती है तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, आप किसी भी परिवार के सदस्य से मिल सकते हैं, या फिर अरेस्ट मेमो देख सकते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी देख सकते हैं। अगर रात हो गई है तो महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और नहीं हुई है तो अब भी नहीं आप गिरफ्तार कर सकते। और अगर किसी भी परिस्थिति में आपका क्या कहता है, 14 ए क्या कहता है, सीआरपीसी 14 ए कहता है कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर द सनराइज एनी वुमेन विल नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी कि पूरी उदय से पहले और शाम ढलने के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर किसी जघन्य अपराध में महिला शामिल है तो आपके एरिया मजिस्ट्रेट से एक मतलब कह सकते हैं लोकल परमिशन लेना पड़ेगा, के हिसाब से पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर सकती है। बताइए अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है बताइए, अनुच्छेद 13 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून को शून्य माना जाता है, किसमें है, अनुच्छेद 13 में, किसमें, अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून, बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं बोल देता हूँ। मौलिक अधिकार को अगर कोई भी कानून अगर मतलब तोड़ता है तो उस कानून को कोर्ट शून्य मानेगी, उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, या फिर कोई भी एक्शन पुलिस को करने के लिए नहीं कह सकती। अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकार, कोई भी ऐसा कानून हो गया जो आपके मौलिक अधिकार के आड़े आ रहा है तो वो कानून शून्य माना जाता है, ठीक, वो आपके मौलिक अधिकार से बढ़ के नहीं है। अनुच्छेद 15 में क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, लिंग के आधार पर किसी भी चीज में भेदभाव ना रखना, ठीक, लिंग के आधार पर, लिंग के मतलब इसके आधार पर भेदभाव समाप्त, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति किसमें है, अनुच्छेद 15 में है। बताइए अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में है भैया आपका बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक किसमें है, अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है आपका, अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
लास्ट जो क्वेश्चन आपका, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? सब कुछ जोड़ जाड़ के नहीं, द्वीपों सहित नहीं, वो आपसे बस ये पूछ रहा है कि भारत की मुख्य सीमा, जैसे गुजरात राजस्थान इसे पोर्शन लेते हुए कि जो समुद्री सीमा जो मतलब की कोस्ट है उसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। वो अंडमान निकोबार और मालदीव उधर सब छोड़ दीजिएगा, मालदीव नहीं है अपने में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप उन सबका पोर्शन छोड़ के जो समुद्री सीमा की लंबाई वो कितनी है, सब जोड़ जाड़ के नहीं, वो कितनी है आपकी 6100। लेकिन अगर द्वीपों सहित अगर गिने, द्वीपों सहित, तो ये हो जाएगी। लेकिन इस आंसर का जो राइट आंसर है वो 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों सहित आप लंबाई गिनेंगे तो 7516.6 मीटर जो होगा, किलोमीटर हो जो होगा, वो आपका हो जाएगा द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। ठीक, बताइए बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? ब्रह्मांड में बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है आपका 4। कौन कौन से हैं ये? कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, शनि ग्रह, और ये गलती हो गया, बृहस्पति और क्या है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? ये आपके आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बाहर ग्रह है। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह, यानी कि इन पर जो है जिंदगी नहीं है, इन पर केवल गैस है, तो बाह्य ग्रह इसलिए कहते हैं। ठीक, कोरोमंडल तट बताइए कहाँ से कहाँ तक है? कोरोमंडल तट की सीमा क्या है? ये किस किस जोन में पड़ता है? ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है, या हिंद महासागर, किसमें पड़ता है कोरोमंडल तट? बताइए, कोरोमंडल तट बताइए कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पड़ता है? बंगाल की, ये बंगाल कोस्ट में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। जो कावेरी नदी है, कावेरी से कृष्णा तक का जो जोन है, कावेरी से कृष्णा तक का जो जोन है वो कोरोमंडल तट में आता है। कोकण तट बताइए कहाँ से कहाँ तक कोकण तट? तो कोकण तट आपका है महाराष्ट्र से गोवा तक। महाराष्ट्र से गोवा तक कौन सा तट है? महाराष्ट्र से गोवा तक कौन सा तट है भैया? आपका कोकण तट है। क्या है? कोकण तट है। बताइए अगला मालाबार, मालाबार ये ना। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही है, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही है। बताइए, ये आपका गोवा से कन्याकुमारी तक, गोवा से कन्याकुमारी तक क्या है? मालाबार तट। काठियावाड़ तट कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। ठीक, आंध्र उत्कट तट कहाँ पर है? ये आपका बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, यानी कि आपका कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा है? आंध्र उत्कल तट। आंध्र उत्कल तट कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये थी आपकी क्लास। आज का जो गृह कार्य आप लोग देख लीजिए, अच्छे अच्छे तरीके से उसका जवाब दीजिए भाई कमेंट में, कमेंट में इसका जवाब दे दिए यहाँ पे। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए। तो ये थी आपकी क्लास, तो बताएंगे कमेंट में क्लास कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए भैया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास, बहुत ही कम समय बचा है। और ऐसे ही जीएस के लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। लगभग हर सेट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके 100 क्वेश्चन तक कवर हो जाएं, एक महीने में लगभग 3000 क्वेश्चन रेडी हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।